Hello बच्चों, let us see this question. A wooden cubical block A B C D E F G of mass m and side A is wrapped by a square wire loop of parameter 4A carrying a current I. The whole system is placed on a frictionless surface in a uniform magnetic field B equal to B naught J cap as shown in the figure. In this situation, normal force between the horizontal surface and the block passes through the point at the distance x from the center. Choose the correct statement. First option is the block must not topple if I is less than mg by alpha ab naught. Second option, the block must not topple if I is less than mg by 2 ab naught. Third option, if x equal to a by 4, I equal to mg by 2 ab naught. Fourth option is x equal to a by 4 if लेंथ इक्वल टू एम जी बाई 4 ए बी नॉट. हमसे ये कहा जा रहा है, वुडन ब्लॉक लिया, उसके ऊपर हमने ऐसे वाइंडिंग बांध दी, किसकी, एक नॉर्मल मेटालिक वायर की, उसके अंदर से करंट पास कर दिया. मैग्नेटिक फील्ड बी हमने कहाँ लगा दी, वाई कैप डायरेक्शन में लगा दी, मतलब जे कैप डायरेक्शन में लगा दी. हमसे सिर्फ ये कहा जा रहा है कि द होल सिस्टम इज प्लेस्ड इन फ्रिक्शनलेस सरफेस, कि पूरे पूरे सिस्टम किसमें, फ्रिक्शनलेस सरफेस पर है. एक सिचुएशन है, इस सिचुएशन के अंदर एक नॉर्मल फोर्स बिटवीन द हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड द ब्लॉक पासिस थ्रू अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर. तो जो सेंटर है उससे x डिस्टेंस अवे कॉन्टैक्ट नॉर्मल रिएक्शन ऐसे n ऊपर की तरफ निकल रहा है. क्यों निकल रहा है? ताकि टॉपलिंग ना हो सके. टॉपलिंग का मतलब ये लुढ़क ना जाए, लुढ़क ना जाए. हमें बस ये बताना है कि कितना करंट पहले ऑप्शन में के और दूसरे ऑप्शन के हिसाब से, कि कितना करंट मैं पास करूं ताकि टॉपल ना हो, ब्लॉक टॉपल ना करे. तो बेसिकली हमें यहाँ पर पता होना चाहिए टॉपलिंग के बारे में. तो पहला की कंसेप्ट जो हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे वो है अबाउट टॉपलिंग, जो हमने रोटेशन में पढ़ा है. तो ये रोटेशन का कंसेप्ट है. अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें, ये हमारे पास ब्लॉक है, ये फ्रिक्शन सरफेस है, मैं एक एक्सटर्नल फोर्स F ऊपर की तरफ लगा रहा हूँ, ये हमारा सेंटर है, और इसी सेंटर पर हमारा mg एक्ट करेगा नीचे की तरफ, कॉन्टैक्ट नॉर्मल n ऐसे ऊपर की तरफ एक्ट करेगा. फ्रिक्शन जो होगा वो पीछे की तरफ एक्ट करेगा, क्योंकि फॉर ऑब्वियस रीजंस ब्लॉक आगे जाने की कोशिश करेगा, तो फ्रिक्शन क्या है, पीछे एक्ट करने की कोशिश करेगा. होगा क्या, ये जो ब्लॉक है इट विल हैव अ टेंडेंसी टू मूव अबाउट अ सर्टेन पॉइंट ई. ये ई पॉइंट है, लेटर से हम ये मान लेते हैं कि इसके अबाउट लुढ़क कर ऐसे आगे घूम जाएगा. लेकिन अगर मान लीजिए ये ब्लॉक ना लुढ़के, तो क्यों नहीं लुढ़क रहा है, ये सबसे बड़ा ऑप्शन हो जाता है. अगर मैं इस ई पॉइंट के अबाउट देखूं, तो ये जो फोर्स है ये कितना टॉर्क लगा रही है, लेट अस से दिस डिस्टेंस इज b एंड दिस डिस्टेंस इज a by 2, दिस होल डिस्टेंस इज a. इस e के अबाउट किस किस की वजह से टॉर्क लग रही है, हम वो निकाल लेते हैं. देखिए, टॉर्क अबाउट e, फोर्स के द्वारा यहाँ पर e पर टॉर्क लगाई जा रही है f इंटू बी. किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज, तो मैं इसे प्लस लूंगा. देन कॉन्टैक्ट नॉर्मल रिएक्शन है, वो e के अबाउट कैसे टॉर्क लगा रहा है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज लगा रहा है. दैट इज n इंटू, लेट अस से दिस डिस्टेंस इज x. फिर mg हमारे पास यहाँ पर कैसे टॉर्क लगा रहा है, वो भी एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लगा रहा है यहाँ पर. तो जो mg है, सॉरी, यहाँ पर n के द्वारा जो कॉन्टैक्ट नॉर्मल रिएक्शन है, n के द्वारा जो टॉर्क लग रही है वो क्लॉकवाइज है. ठीक है, ये ऐसे ऊपर जा रहा है, तो ये ऐसे घुमाने की कोशिश करेगी हमारे ब्लॉक को, जैसे ये फोर्स घुमा रही है. ठीक है, तो n के द्वारा जो टॉर्क लगाई जा रही है वो भी क्लॉकवाइज है, तो n इंटू एक्स. mg के द्वारा एंटी क्लॉक टॉर्क लगाई जाएगी mg इंटू एक्स अबाउट दिस पॉइंट ई. अब ये चीज है, जब ये पूरा का पूरा ब्लॉक लुढ़क जाएगा, मान लो नहीं लुढ़क रहा, नहीं लुढ़कने का मतलब क्या है, यहाँ पर टॉर्क जीरो हो जानी चाहिए. यहाँ पर टॉर्क जीरो हो जानी चाहिए, किस किस चीजों पर डिपेंड करती है, एफ बी पर, एन एक्स पर और एम जी एक्स पर. इन तीनों चीजों पर डिपेंड करती है. यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो जो लुढ़काने वाली टॉर्क है एफ बी और एन एक्स, इनका पलड़ा भारी हो सकता है इस ना लुढ़काने वाली टॉर्क से. क्या पता ये बैलेंस ना कर पाए, है ना. अच्छा हाँ, आप ये सोच रहे होंगे फोर्स की वजह से यहाँ टॉर्क क्यों नहीं निकल रही, क्योंकि फोर्स इसी पॉइंट ई से पास ऑन होता हुआ जा रहा है. तो जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर एफ साइन थीटा, उसमें आर की वैल्यू ही जीरो है. तो बेसिकली सिर्फ, मतलब टॉर्क आंसर जीरो ही आ जाएगा इसके इसके लिए. तो खैर, हम यहाँ पर वापस आते हैं अपनी मेन प्रॉब्लम पर. प्रॉब्लम क्या कह रही है, कह रही है कि अगर ये दोनों ज्यादा बढ़ गए तो ये कम हो जाएगा, है ना. तो इसका मतलब है यहाँ पर मैं इसे मॉड्यूलेट नहीं कर सकता, ये तो एक्सटर्नल है.
ये लग ही रहा है, ये फिक्स्ड है, मैं किसे मॉड्यूलेट कर सकता हूँ इसे, मतलब ये चेंज हो सकता है। तो अगर कोई सिस्टम चाहता है वो ना लुढ़के तो उसमें पता है क्या होता है, ये जो कॉन्टैक्ट नॉर्मल रिएक्शन होता है ना, ये खिसकता खिसकता इस ई पॉइंट पर चला जाता है। अगर वो ई पॉइंट पर चला जाएगा तो उसका एक्स क्या हो जाएगा, जीरो, तो उसके द्वारा लगाई गई टॉर्क क्या हो जाएगी, जीरो। अब अगर उसके द्वारा लगाई गई टॉर्क ही जीरो हो गई तो हमारे पास कम से कम एक चांस तो है कि ये दोनों आपस में बैलेंस आउट करके आपस में एक दूसरे को काट सकते हैं, है ना। खैर, ज्यादातर हम केसेस में क्या देखते हैं, हम देखते हैं ये जो एज वाला पॉइंट होता है ना, इसके अबाउट हमारा पूरा सिस्टम टॉपल कर जाता है ना। तो बेसिकली हमारे को यहाँ से क्या पता चला, हमारे को यहाँ से पता चला कि n की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो खिसक खिसक के कहाँ तक पहुँच सकता है, यहाँ तक पहुँच सकता है। चलो हमने मान लिया यहाँ पर क्या है कि हमारा ई पॉइंट के अबाउट जो है टॉपलिंग होगा। हम ये भी नहीं मान रहे कि देखो, मैं बायसिंग भी नहीं कर रहा कि इस एंड पॉइंट के अबाउट ही हमारे टॉपलिंग होगा, लेकिन मान लिया इस ई पॉइंट के अबाउट हमारी टॉपलिंग होगा, है ना, इस ई पॉइंट के अबाउट हमारी टॉपलिंग होगा। तो एन के पास कितना हेडरूम है, वो एक्स तक जा सकता है, फिर वो एक्स से बियॉन्ड जा सकता है, लेकिन वो अपने जो बॉक्स है उसके डायमेंशन के अंदर ही रहेगा। एट मैक्स एन यहाँ तक जा सकता है। तो तुम कहोगे सर एक बात बताओ, एन को यहाँ जाने का क्या फायदा हो रहा है। अगर मान लो एन इधर चला गया, मैं यहाँ से हटा देता हूँ, अगर मान लो एन बिल्कुल यहाँ एज पर चला गया तो एन कैसी टॉर्क बनाएगा, एन भी एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बनाएगा। तो जो पहले हमारा दुश्मन था एन, वो इधर आते ही हमारा दोस्त बन जाएगा अबाउट दिस पॉइंट ई, है ना, अबाउट दिस पॉइंट ई। तो आंसर क्या आएगा, एफ बी माइनस एन एक्स माइनस एम जी एक्स। तो कहने का मतलब है अगर ज्यादा जरूरत पड़ती है तो एन कितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम मूव कर सकता है, यहाँ एज पॉइंट तक, ये लास्ट पॉइंट तक वो मूव कर जाता है। यहाँ तक बात समझ आई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने कहा चलो ठीक है, हमारा अगर ई के अबाउट टॉपल कर रहा है, इस ई के अबाउट टॉपल कर रहा है, तो इस ई के अबाउट हमारे टॉर्क क्या हो जाएगी, जीरो, जिसकी वजह से मैंने कहा एफ बी मस्ट बी इक्वल टू एम जी एक्स। ये हमारे पास कंडीशन आ गई किसकी, टॉपलिंग की, कि टॉपलिंग ऐसे हो सकती है। अब हमें टॉपलिंग पता चल गई, हमें क्या करना है, अपने सिस्टम के अंदर लगाना है। मैकेनिक्स का कंसेप्ट कंप्लीट। अब लगाएंगे मैग्नेटिज्म का कंसेप्ट। मैग्नेटिज्म का कंसेप्ट क्या कहता है, एक करंट कैरिंग कॉइल जब भी होती है तो उसके ऊपर, तो ये की कंसेप्ट है नंबर 2, इसके ऊपर टॉर्क कितनी लगती है, एम क्रॉस बी। एम का डायरेक्शन किस साइड होता है, एम का मतलब होता है आई ए, मैग्नेटिक मोमेंट, क्रॉस बी। ए वेक्टर का डायरेक्शन निकालना है तो राइट हैंड कर्ल रूल का इस्तेमाल करें, उससे आपको पता चल जाएगा कि ए वेक्टर ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है। याद रखिएगा, कर्लिंग फिंगर शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर ऊपर लग रहा है और मैग्नेटिक फील्ड जे कैप डायरेक्शन में लग रही है, दैट इज के कैप क्रॉस हमारा क्या है, जे कैप, के कैप क्रॉस जे कैप दैट इज माइनस आई कैप। हमें ये पता चल रहा है कि जो टॉर्क है वो पीछे की तरफ लग रही है। तो अब ये मत समझना कि टॉर्क पीछे की तरफ लग रही है, वो डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क है। अगर सेंस में लोगे तो जो सेंस तुम्हारा बन रहा है बेसिकली यहाँ पर टॉर्क का, वो है कि ऐसे टॉर्क लग रही है क्लॉकवाइज, ठीक है। इसमें भी राइट हैंड कर्ल रूल का ही इस्तेमाल करा जाता है। थंब आपका टॉर्क का डायरेक्शन बताएगा और जो कर्लिंग फिंगर होगी वो डायरेक्शन बताएगा कि ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में घूम रहा है। खैर, ये हमें पता चला कि टॉर्क क्लॉकवाइज एक्ट कर रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे यहाँ पर केस में हो रहा है। तो कौन सी फोर्स है यहाँ पर, या कह लो कौन सी टॉर्क है, अगर मैं बात करूँ कौन सी टॉर्क है सर यहाँ पर, मैग्नेटिक टॉर्क। फॉर्मूला क्या है, आई ए बी साइन ऑफ एंगल थीटा, ठीक है। यहाँ पर एंगल इन बिटवीन ए और बी कितना है, 90 डिग्री। भाई ए ऊपर है, बी ऐसे है, तो 90 डिग्री का एंगल है, एक जेड एक्सिस में एक वाई एक्सिस में। तो ये तो डायरेक्टली मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, दैट शुड बी इक्वल टू एम जी एक्स। इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, एम जी एक्स। तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम जी अपॉन एम जी एक्स अपॉन ए बी। अब देखो यहाँ पर, क्योंकि हमें पहले दो ऑप्शन जो दे रखे हैं वो किस में दे रखे हैं, इनइक्वालिटी में दे रखे हैं, तो मैं यहाँ पर से एक काम करूंगा, एक्स शुड बी इक्वल टू आई ए बी अपॉन एम जी। इनइक्वालिटी में दे रखे हैं तो हम आंसर इनइक्वालिटी में ही निकालेंगे, याद रखिएगा। अब ये बताओ x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, भैया हाफ एज ही हो सकती है, अभी अभी हमने डिस्कस करी थी, इट शुड बी a/2। तो x की मैक्सिमम वैल्यू a/2 हो सकती है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा आई ए बी अपॉन एम जी शुड बी लेस देन a/2। एरिया, एरिया क्या होगा, a/a का हमारे पास ये स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पर दे रखा है
कि साइड इज ए, तो ए बाई ए का स्क्वायर है, तो एरिया मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर, तो यहाँ पर एरिया को लिख देता हूँ ए स्क्वायर इंटू बी, ए से ए काट दो, आई शुड बी लेस देन एम जी बाय 2 स्मॉल ए बी, दैट इज, ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट ऑप्शन है, हमें एनालिसिस से ये पता चला। देन हमसे क्या कहा जा रहा है, अगर x की वैल्यू a बाई 4 हो जाए तो क्या i की वैल्यू इतनी हो जाएगी, देख लेते हैं एक बार। x की वैल्यू इसी फॉर्मूले के अंदर a बाई 4 लगाकर देख लो। तो मैंने क्या करा, x की वैल्यू a बाई 4 लगा दी, तो इसे हटा देता हूँ और a बाई 4 लगा देता हूँ, a बाई 4। तो देखो एरिया जो था वो तो ए स्क्वायर था, तो यहाँ पर ए स्क्वायर लिख लेते हैं, एक ए से एक कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा एम जी अपॉन 4ab। तो ये तो गलत ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, फोर्थ। So the final solution of the following problem is option number 2 and option number 4. Hope you understood well. Best of luck.